वेलकम बैक फ्रेंड्स, आर्म्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं अमरजीत मिश्रा। आज आपको बताऊंगा कि सीपीओ का जो फॉर्म आया है 2022, इसको कैसे भरना है, कैसे तैयारी करना है। आप सबको पता है कि मेरा सिलेक्शन सीपीओ एसआई में 2019 में हुआ है, जिसमें मैं सीआरपीएफ एसआई एज अ सीआरपीएफ एसआई सेलेक्ट हुआ हूँ। मैंने कुछ दिन ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। आइए मैं अभी आपको फॉर्म भरने के बारे में बताता हूँ। फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में मैं अलग से अपने बारे में कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे मैंने तैयारी करी, कैसे आपको तैयारी करना है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर यहाँ दिखा दूंगा और अगले वीडियो में भी डाल दूंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाए। ठीक है, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबको पता है कि सीपीओ कौन एग्ज़ाम कराता है। सीपीओ का एग्ज़ाम कराता है एसएससी। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम कराता है। इसका मतलब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, क्या है, ssc.nic.in। या फिर आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे, वहाँ पर आपको सीपीओ का फॉर्म दिखेगा, उस पर आप जाके भर दीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। 10 तारीख को ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 30 तारीख तक भरा जाएगा। मतलब 10 से 30 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप 10 से 30 के बीच में ये फॉर्म भर देंगे। ठीक, आपका पेपर होगा नवंबर में। पेपर कब होगा? नवंबर 2022 में। कुछ बच्चों को रहता है कि सर सैलरी कितनी है, तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। सैलरी आपकी 75,000 प्लस है। 75,000 प्लस है। अब लोग पूछेंगे कि 4200 ग्रेड पे इतनी सैलरी कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ड्यूटी अलाउंस अलग से मिलता है, जो होता है 17,700 रुपये। 17,700 रुपये आपको सीपीओ में अलग से मिलते हैं, जो आपको सिर्फ ड्यूटी करने के मिलते हैं, हार्डशिप अलाउंसेस। क्योंकि आपको पता है कि जिस सीपीओ की जॉब है वो आपके ऐसे गाँव घर में नहीं होती है। कई बार आपको पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में और झरनों के बीच में जॉब करनी होती है। कई बार आपको क्या होता है, मिलिटेंट एरिया में जाना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको 17,700 रुपये एक्स्ट्रा देती है हर महीने। जब आपकी पोस्टिंग पीस एरिया में होगी तो आपकी सैलरी में 17,700 रुपये नहीं जोड़े जाएंगे। अगर मान लीजिए आप लखनऊ और दिल्ली में पोस्टेड हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप झारखंड, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु या नक्सल प्रभावित एरिया या फिर बीएसएफ में बॉर्डर पे आप पोस्टेड हैं तो आपको ये अलाउंस मिलते रहेंगे। बीएसएफ और आईटीबीपी में अलाउंस हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीएसएफ और आईटीबीपी हमेशा हार्डशिप्स में ही जॉब करते हैं। क्योंकि उनको, अब आपने कहीं बीएसएफ के ऑफिस लखनऊ में तो देखी नहीं होगी, तो इन लोग को हमेशा ये मिलता रहता है। और रही बात सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ को क्या होता है, जब आप हार्ड पोस्टिंग में रहेंगे तो आपको ये सैलरी मिलेगी एक्स्ट्रा 17,700, नहीं तो आपकी जो मेन सैलरी है लगभग 60,000 रुपये वो मिलेगी। तो टोटल आपकी सैलरी यहाँ से 75 to 80,000 रुपये हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग की है। 75,000 से लेकर 80,000 रुपये आपको मिलेंगे। ट्रेनिंग में आपको 55 से 60,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि तब तक डीए भी बढ़ जाएगा। डीए भी 4% और बढ़ने वाला है। आइए बताते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म कौन भर सकता है? मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 6 की ये जॉब है। वैकेंसीज देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 4,300 टोटल वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस का अलग से होता है और बाकी सारे जो सेंट्रल पुलिस है उसका अलग से होता है। जो सेंट्रल पुलिस फोर्स, जिसको हम कहते हैं सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स, उसका अलग से होता है। दिल्ली पुलिस आपको सबको पता है, जैसे दिल्ली पुलिस क्या है, ये एक स्टेट पुलिस की तरह काम करती है, लेकिन फिर भी ये स्टेट पुलिस के अंडर नहीं आती है, सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में काम करती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में काम करते हुए स्टेट के भी पावर इंजॉय करना, ये सिर्फ आपको एक ही पोस्ट देती है, वो है दिल्ली पुलिस। मतलब दिल्ली पुलिस में रह के आप विवेचना भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, आपके पास सारी आईपीसी सीआरपीसी की पावर भी होगी, और आपको स्टेट को कोई जवाब भी नहीं देना है, क्योंकि ये सीधे सेंटर को जवाब देती है। तो इसलिए कहते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या है, सभी पुलिस में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? दिल्ली पुलिस है, क्योंकि उसको सीधे कौन कंट्रोल करता है? भारत सरकार के जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक, कैबिनेट गृह मंत्री जो होते हैं वही उसको कंट्रोल करते हैं। वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है। तो दिल्ली पुलिस में क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 228। दिल्ली पुलिस में टोटल वैकेंसी कितनी है? 228 और 112 गर्ल्स की, मतलब टोटल कितनी हो गई? 340। अब 340 में डिवीज़न में बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो ओपन कैटेगरी है उसमें 79 वैकेंसी है। ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी मेल के लिए 79, ओपन कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए 6, ओपन कैटेगरी में स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए 6, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कौन है? जो दिल्ली पुलिस में पहले से मान लो कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे या एएसआई होंगे, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल मिला के ओपन कैटेगरी की वैकेंसीज हो गई 103। ओबीसी का देख लेते हैं 42, एक्स सर्विसमैन का 3, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 3, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 6। तो ओबीसी की टोटल वैकेंसी कितनी है? 54। इसी तरह एससी की टोटल वैकेंसी कितनी है? 30। ये मेल की बात हो रही है। एसटी में कितनी है? 18। ईडब्ल्यूएस में कितनी है? 23। तो और टोटल मिला के कितनी है? 228। टोटल 228 वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की।
सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं? तो 51 वैकेंसी उसमें है। अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसीज हमेशा ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी जा सकता है। जैसे आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अगर मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 320 गया है, आप 320 के नंबर से ऊपर नंबर पाते हैं तो आप EWS में नहीं रहेंगे, आप सीधे अनरिजर्व में आ जाएंगे। SC वाला लड़का है वो भी 320 से ऊपर लाएगा तो वो अनरिजर्व्ड हो जाएगा। तो मतलब अनरिजर्व्ड सबके लिए होता है, और जो ये कैटेगरी में बाकी बैठा है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। जैसे EWS 11 है तो 11 EWS की सीट सिर्फ EWS को मिलेगी, 8 ST की सीट है तो ये सिर्फ ST को मिलेगी। लेकिन जो अनरिजर्व्ड है ये सबको मिलेगी, वो चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो। अगर कोई एक उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाता है तो सबको मिलेगी। इसलिए अपने अपने कैटेगरी में सब लोग जनरल वाली वैकेंसी प्लस ऐड कर लेते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर जो फीमेल OBC हैं उनके लिए अगर टेक्निकली देखें तो 78 वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि 51 में तो वो जा ही सकती हैं, प्लस 27 और हो जाएगा। तो टोटल फीमेल दिल्ली पुलिस 112 वैकेंसी हैं। बाकी देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ क्या हैं? CRPF में आई हैं। उसका रीज़न है CRPF में बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ दी, मैंने आपको बताया था। 3112 वैकेंसी, सोचिए 3000 कभी CPO में आती ही नहीं है। 3112 वैकेंसी इस बार सिर्फ CRPF में है। सिर्फ CRPF में 3112 वैकेंसी हैं। मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं, फीमेल के लिए थोड़ी कम है। इसमें आपको पता होगा कि फ़ीमेल को थोड़ी कम वैकेंसीज मिलती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स क्या है, ये जॉब जो CRPF की है ये एंटी मिलिटेंसी के लिए है, एंटी मिलिटेंसी के लिए है, एंटी नक्सल। ठीक, तो एंटी नक्सल में फ़ीमेल को उतना ये माना जाता है कि फ़ीमेल्स को लोग वहाँ पर मतलब काम करने के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। नक्सल से लड़ना फीमेल के लिए उतना मतलब फीमेल को अपना घर बार छोड़ के वहाँ रहना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर फीमेल के लिए वैकेंसीज थोड़ी कम रखी जाती है, मेल के लिए थोड़ी ज़्यादा रखी जाती हैं, लेकिन रखी दोनों के लिए जाती हैं। तो हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे, बात करेंगे। BSF के लिए कितनी वैकेंसी हैं? मेल में 133, EWS में 20, 104 OBC की, SC की 58 और ST की 21। टोटल वैकेंसीज हो गई कितनी? 336। और फीमेल की टोटल वैकेंसी है 7 BSF में। BSF में फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम है, 7 है अंडर रिजर्व्ड, और EWS की 1, OBC की 5, SC की 3, ST की 1, मतलब टोटल 17। BSF में मेल के लिए टोटल 336, फीमेल के लिए 17, हो गए 353। 10% वैकेंसी जो होती हैं, 10% वैकेंसी CPO की, वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। तो जितनी भी वैकेंसी है उसका 10% आप निकाल लेंगे, वो रिजर्व हो जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए। जैसे 353 है तो 353 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 35.3। अब 35.3 वैकेंसी तो कुछ होगी नहीं, तो अगर मान लीजिए वो पॉइंट में 5 से नीचे है तो उससे कम वाला मान लिया जाता है, तो 35 वैकेंसी हो गई। ठीक, और अगर 5 से ऊपर है तो उसको ज़्यादा वाला मान लिया जाता है। जैसे CISF में देखिए, CISF में 77 मेल की वैकेंसी है और 9 फीमेल की, टोटल हुए 86। अब 86 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 8.9 आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है? 8.6 आएगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए कितना रिजर्व है? 9। ठीक, तो ये लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं CRPF। मैं आपको बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी CRPF मेल के लिए 1217, टोटल मिला के 306। CRPF फीमेल के लिए 43, टोटल 43 जनरल में है, टोटल मिला के 106। 3112 वैकेंसी इस बार CRPF में आई है, जिसमें से 311 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ITBP में बॉयज़ के लिए हैं 162 और गर्ल्स के लिए हैं 29। 19 इसमें हो गए रिजर्व वालों के लिए। मेल के लिए हैं 210 वैकेंसी SSB में, फीमेल के लिए है 8 वैकेंसी। टोटल, अब टोटल देखेंगे, टोटल मेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं जो अनरिजर्व्ड हैं, मतलब BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, टोटल मिला के मेल के लिए अनरिजर्व्ड वैकेंसी है 1514 और फीमेल के लिए है कितना? 69। फीमेल की वैकेंसीज थोड़ी कम हैं, जिस तरह से वैकेंसी आई हैं उस हिसाब से फीमेल के लिए वैकेंसीज इस बार कम है, ये आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन सा है? EWS के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 363, मतलब अगर कोई EWS का लड़का है तो उसके लिए लगभग 1900 वैकेंसी है। अगर कोई OBC का बच्चा है तो उसके लिए 1514 प्लस 1044, मतलब लगभग 2550 वैकेंसी हैं। ऐसे ऐसे अपने में सब ऐड कर लेंगे। 3791 पोस्ट यहाँ पे मेल के लिए हैं और 169 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। मेल के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 3791 पोस्ट मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए थोड़ा कम वैकेंसीज हैं। 169 वैकेंसी सिर्फ फीमेल के लिए है। टोटल 3960 वैकेंसी है। यहाँ पर CPO में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उसमें, प्लस दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बताया ही था, टोटल मिला के 4300 वैकेंसी है। ठीक, 4300 वैकेंसी हैं
ये आप वैकेंसीज़ हो गई। आप फॉर्म कैसे भरेंगे? मैंने बता दिया है कि ssc.nic.in पे आप फॉर्म जाके भर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाके भर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का नागरिक हो या फिर भूटान का नागरिक हो वो ये फॉर्म भर सकता है। नेपाल और भूटान वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी क्या होती हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें हम भूटान और नेपाल को भी मौका देते हैं। इसका मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा ऐसा क्यों है, उसकी एक विस्तृत कहानी है। एज कितनी होनी चाहिए? 1 जनवरी 2022 को एज इसमें होनी चाहिए 20 साल और 25 साल के बीच में। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 के बाद और 2002 से पहले हुआ है, 2002 से पहले और 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है, मतलब 1997 और 2002 के बीच में आप कभी भी पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि अब ये तो 20 से 25 साल हो गए, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में रिजर्वेशन मिलता है। जैसे SC/ST में कितना रिजर्वेशन मिलता है एज का? 5 साल और OBC में 3 साल। तो वो अपना 5 साल और घटा लेंगे, मतलब 1997 था तो 5 साल और पहले कर लिए। 1992 की एज वाले अगर कोई SC/ST का है तो 1992 के बाद पैदा हुआ है तो वो भर सकता है। OBC है तो वो 3 साल घटा लेगा, उसमें 1994 वाले भर सकते। अगला देखते हैं हम, EWS में एज की छूट नहीं मिलती है। इसके लिए कुछ बच्चे कोर्ट गए थे जो अभी विचाराधीन है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक EWS को एज में छूट नहीं मिलती है। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब जब आपने क्लोज किया है उसके बाद 3 साल तक आप भर सकते हैं और आपका जो एज होगा 35 से 40 साल है। SI इन दिल्ली पुलिस इसमें क्या है, जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर जुडिशरी के सहारे उन्होंने सेपरेट हुई हैं, द सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। कहने का मतलब ऐसी लड़की जैसे मान लो उसने शादी की, फिर या तो उसने डाइवोर्स ले लिया या तो उसने कोर्ट से जाके ये कहा कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम सेपरेटेड रहना चाहते हैं, और उसने दूसरी शादी नहीं की, ठीक, तो वो 35 साल की एज तक इसमें भर सकती है। वो 35 साल की एज तक भर सकती है, ठीक, दिल्ली पुलिस वाले में। और अगर कोई ऐसी लड़की है जो विडो है, डाइवोर्स है, वुमेन है, ठीक है, जुडिशरी सेपरेटेड है, और अगर SC/ST है तो वो कब तक भर सकती है? 40 साल तक। मतलब 35 साल तक नॉर्मल वाले और 40 साल तक SC/ST वाले इसमें भर सकते हैं, जो विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है फ्रॉम दियर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। मतलब जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की। कहने मतलब आपने एक बार शादी की, आपकी शादी टूट गई, आपने फिर दोबारा से शादी नहीं की है, तो आप अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल हैं, ये सुविधा लड़कों को नहीं प्राप्त है कि लड़के ने अगर शादी की फिर उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया तो उनको 10 साल एज की छूट मिल जाएगी। ये सुविधा सिर्फ महिलाओं को प्राप्त है, ठीक। आगे देखते हैं, दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल के लिए कुछ यहाँ पे एज की छूट दी गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 30 साल के अंदर तक वाले भर सकते हैं। मतलब अगर कोई कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में पहले से, हेड कांस्टेबल है, ASI है, तो अप टू 30 ईयर्स तक भर सकता है। अगर OBC है तो 33 और अगर SC/ST है तो 35, क्योंकि 3 और 5 साल की इनको छूट मिलती है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ज़रूरी सूचना क्या है। मैंने आपको बता दिया कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सर्टिफिकेट कब से होंगे? आपके लास्ट डेट फॉर्म भरने के पहले होने चाहिए। तो आप लास्ट डेट के फॉर्म के भरने के पहले का सर्टिफिकेट ले लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट आप हो, चाहे BTech की हो, चाहे BA की हो, चाहे BSc की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए एक खास जो आपको चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कैसा ड्राइविंग लाइसेंस? LMB। LMB क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। LMB मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल में आती है आपकी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो मतलब आपके पास मोटरसाइकिल और कार दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, एक ही में बन जाता है। आप अपने ऑफिस में जाएंगे बन जाएगा। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं, आपका जब फिजिकल होता है उसके पहले आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, तो आप अभी अप्लाई कर देंगे, आपको 2 से 3 महीने में ये ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास ये कह रहे हैं कि हम सर हमारे पास लाइसेंस नहीं है और हम अभी लाइसेंस बनवाना भी नहीं चाहते, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? तो आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगा, बाकी आपको सारे मिल जाएंगे। बाकी जितने हैं जैसे BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है, इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो CRPF BSF मतलब जो CPOs वाली वैकेंसी है, CPF वाली सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, उसमें क्या होता है ड्राइवर की अलग से वैकेंसी आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में इन लोग को इतना सिखाया, जैसे मान लीजिए अब कोई चोर चोरी करके भाग रहा है दिल्ली पुलिस में, तो क्या करेंगे आप? पहले ड्राइवर को ढूंढने तो जाएंगे नहीं, फ़ोन मिलाएंगे कि भैया आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, एक चोर भाग रहा है, अभी केवल 15 से 20 किलोमीटर भागा होगा, हम लोग चल के पीछा करते हैं।
इसलिए आपको ये लोग अपेक्षा करते हैं कि आपको ड्राइविंग पहले से आती हो ताकि आप तुरंत रिस्पॉन्स कर पाएँ। तो दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, बाकी पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। अगर कोई दिल्ली पुलिस चाहता है तो वो लाइसेंस अपने बनवा लेगा। बाकी फॉर्म कैसे भरे जाने हैं, कब तक भरे जाने हैं, ये है। फॉर्म की फ़ीस बहुत कम होती है, 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। आप 100 रुपये फॉर्म का पेड करके आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो आपके 100 रुपये वापस नहीं होंगे। ठीक, अगर सोचे कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाता हूँ, मेरा पैसा वापस हो जाएगा, तो वापस नहीं होगा। आप यहाँ से फॉर्म भर देंगे, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। सिलेबस तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। क्या क्या पढ़ें, कितना कम से कम पढ़ें। देखिए बच्चों, क्या है कि आजकल सिलेक्शंस के लिए किताबें बहुत हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत पढ़े हैं, किताबें बहुत हैं, टेस्ट सीरीज बहुत हैं, इतने ज़्यादा हैं। देखिए, टू मच रिसोर्सेस क्या होता है, बहुत ही गलत होता है। जैसे हम लोग के पास जब मान लीजिए एक ही किताब है तो हम उसी को पढ़ेंगे बार बार, लेकिन अगर हमारे पास 20 किताबें हैं तो हम उसमें कन्फ्यूजन, आज इसको पढ़ लें, कल इसको पढ़ लें, परसों उसको पढ़ लें। तो टू मच रिसोर्सेज भी वून ना होके वेन होता है। वून ना होके क्या होता है, वेन होता है। तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, कम से कम पढ़ के आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल जाए। मैं आपको बताता रहूँगा मैंने कैसे तैयारी करी थी, आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और आपको नए नए वीडियो भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। आप हमारे चैनल से वो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और फॉर्म ज़रूर भरिएगा अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। और हाइट का क्या है, अगर जिसकी भी हाइट वो 170 सेंटीमीटर है मेल में, वो फॉर्म भर सकता है। 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं आपको हाइट का दिखा देता हूँ चार्ट कि कौन कौन से भर सकते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है। आपको पता है कि पुलिस के जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें भी होगा। हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और आपका जो चेस्ट है वो नॉर्मली 80 होना चाहिए, जब आप एक्सपेंड करें तो 85 होना चाहिए। जो हिल एरियाज़ के हैं जैसे गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम रहेगी तो भी चलेगा। मतलब वो अगर 165 सेंटीमीटर के हैं तो भी वो भर सकते हैं। ठीक, जो हिली एरियाज़ में रहते हैं जैसे गढ़वाल में, कुमायूं में, हिमाचल प्रदेश में, गोरखा, डोगरा, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम। नॉर्थ स्टेट का कोई भी हो उसकी हाइट 165, सिक्किम का कोई भी हो उसकी हाइट 165। बाकी इधर के जम्मू कश्मीर हो गए और लद्दाख हो गया और महाराष्ट्र के कुछ रीजन जहाँ पे मराठास होते हैं, या मराठा अगर इधर भी हैं तो वो भी, उनकी हाइट 165 तक हो जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी और हाइट कम है। अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 162.5 है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाइट में भी आपको बढ़िया बेहतरीन छूट मिल रही है 7.5 सेंटीमीटर की। ये माना जाता है कि जो एसटी होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, इसलिए उनको हाइट की छूट दी जाती है। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर जगह हर लोग पाए जाते हैं, फिर भी ये चला आ रहा है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो हिली एरियाज़ की फीमेल है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और जितनी भी एसटी होंगी, ऐसी फीमेल जो एसटी हैं उनकी 154 सेंटीमीटर, वो सिर्फ 154 सेंटीमीटर की हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कोई जनरल कास्ट का लड़का है और वो हिली और इन सब एरिया में नहीं रहता है तो वो 170, अगर रहता है तो वो अपने हिसाब से देख लेगा। मैंने आप पूरा बता दिया है, वो वीडियो बैक करके सुन लेगा। फिजिकल में और क्या क्या होता है, ये तो आपकी हाइट हो गई। अब जब आप प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले होती है 1.6 किलोमीटर की रेस जो होता है 6.5 मिनट में। फिर 100 मीटर की रेस दूसरी बार में होती है जो होता है 16 सेकंड में। 6.5 मिनट में आपको, ये मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। फीमेल्स के लिए और कम है थोड़ा, उनको फीमेल को छूट दी जाती है क्योंकि उनकी बॉडी बनावट अलग होती है। तो 100 मीटर की रेस उनको 16 सेकंड में लगाना होगा। उससे पहले उनको 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में लगाना होगा। फिर उनको लॉन्ग जंप लगानी होगी 3.65 मीटर की। 3 चांसेस उनको मिलेंगे 3.65 मीटर के लिए। हाई जंप उनको 1.2 मीटर्स लगाना होगा 3 चांसेस में। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर। शॉर्ट पुट कितने हैं, 4.5 मीटर, 3 चांसेस। मतलब शॉर्ट पुट होता है 16 LBS का। 16 LBS का एक लोहे की बॉल होती है, उसको आपको फेंकना होता है, वो 4.5 मीटर से दूर जाके गिरे। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ थोड़ा छूट दी गई है। 100 मीटर की रेस इनको 16 सेकंड में न लगा के 18 सेकंड में लगानी है। और इनकी जो 1.6 किलोमीटर वाली रेस थी वो सिर्फ आधा उसका है, 800 मीटर। और टाइम भी बहुत है, 4 मिनट। फीमेल के हिसाब से मतलब आसान नहीं है, टफ है,
फीमेल को अपनी प्रैक्टिस करती रहनी है। लॉन्ग जंप इनका है 2.7 मीटर 3 चांसेस में। हाई जंप इनका कितना है 0.9 मीटर 3 चांसेस में। 0.9 मीटर कितना है 3 चांसेस में। देयर शैल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट। फीमेल का क्या है कि चेस्ट मेजरमेंट होगा। इनका चेस्ट एक्सपेंडेड करके नहीं दिखाया जाता है कि आप अब जैसे मतलब लड़कों में क्या है कि एक बार नॉर्मली सीना नापते हैं, ठीक, दूसरी बार कहते हैं अब आप फुला के मापते हैं। गर्ल्स में ऐसा नहीं है, आपका नॉर्मली मेजर किया जाता है। मतलब नॉर्मली अगर आप ठीक है, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, बहुत ज़्यादा दुबली पतली नहीं है, फिर तो आपका चेस्ट में आप बाहर नहीं होंगी। और ये भी नहीं है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। आप अभी फॉर्म भर देंगे, सब लोग फॉर्म भर देंगे। जिनके भी फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत है तो मैं एक फॉर्म ऑनलाइन भरते हुए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है, और फिर मैं तैयारी कैसी करनी है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कैसे मेंस का पढ़ें, कैसे प्रीलिम्स का पढ़ें, कैसे दौड़ की तैयारी करें, कैसे मेडिकल में भी यहाँ पे बहुत लोग छट जाते हैं। लगभग 50% लड़के मेडिकल में निकल जाते हैं। तो मेडिकल में अभी मैं बताऊंगा कि आप किस सावधानियों को बरत सकते हैं जिसके आप मेडिकल में बाहर ना हो। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे आर्म्स क्लासेस पे। देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।